हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी बच्चे बताएंगे। तो आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लगातार प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है आपकी क्लास टेंथ हिंदी की। आज हम करेंगे हिंदी का अनसॉल्व्ड। सेट नंबर है दोस्तों 1 2024 यानी 2024 का सेट नंबर हम लोग करेंगे 1, जिसका कोड है प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखा है HA। अपने अनसॉल्व्ड में 2024 का अगर आप सेट नंबर 1 देखेंगे तो दोस्तों उस पर लिख के आएगा क्या, सेट नंबर 1, फिर लिखा होगा कैपिटल लेटर में HA। यहाँ हम लोग करेंगे MCQs की बात दोस्तों। MCQs यानी बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर जो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए होंगे तो हम लोग चारों ऑप्शन को एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए यहाँ से चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। जो बच्चा चाहेगा वो अपनी कॉपी पर जरूर लिख लेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, पेपर आपके नज़दीक आ गए हैं दोस्तों। तो अब आपका केवल एकमात्र सहारा है अनसॉल्व्ड, जिसमें से कम अगर आप 2024-2023 का सेट कर लेते हैं तो लगभग आपके पास 500 से 1000 क्वेश्चन MCQs के हो जाएंगे और पूछे जाएंगे केवल 20 क्वेश्चन दोस्तों। तो आशा करता हूं आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की योर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ये क्लास मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाभ होने वाला है दोस्तों आपको इस क्लास से। हिंदी का सेट है दोस्तों क्लास 10th का। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, सेट नंबर 1 HA 2024 का क्लास 10th हिंदी का है प्रश्न पत्र, जो पिछली बार पूछा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बताओ शुक्ल युग के लेखक कौन है इसमें, सॉरी कौन नहीं है दोस्तों, चलो बताओ यहाँ पर जल्दी बताओ, शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है बताओ। देखो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा है आपका ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। और शुक्ल युग में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं दोस्तों, यही शुक्ल युग के क्या हैं, छायावादी युग के हैं कवि। कौन से हैं दोस्तों, छायावादी युग के कवि हैं। प्रेमचंद्र ये भी शुक्ल युग के ही क्या हैं, लेखक हैं। ये भी क्या है, शुक्ल युग के ही क्या हैं दोस्तों, लेखक हैं। ठीक, इन्हें प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता है, जिसमें केवल कहानी और उपन्यास लिखे जाते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र क्या लिखा है दोस्तों, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका, सी वाला है, रामचंद्र शुक्ल। ये भी जो है शुक्ल युग के ही लेखक हैं। ठीक, शुक्ल युग के ही लेखक हैं, जिसमें से हम लोग इनको कह सकते हैं दोस्तों क्या, आधुनिक युग के लेखक कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर मैंने आपको कर दिया है दोस्तों। मैं क्वेश्चन बोलूंगा फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, पूस की रात कहानी के लेखक। प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखी है आपके सामने पूस की रात, क्या लिखी है, पूस की रात कहानी के लेखक, कहानी के लेखक, पूस की रात कहानी के क्या लेखक कौन है इसमें आपको बताना है, पूस की रात। दोस्तों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला यहां पर लिखा है जयशंकर प्रसाद, यहां पर मैं केवल लिखता हूं दोस्तों जयशंकर, क्या लिखता हूं, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मैं आपको देता हूं यहां पर कौन सा, प्रेमचंद्र। यहां पर ऑप्शन देता हूं प्यारे दोस्तों कौन सा, प्रेमचंद्र। दोस्तों यहां पर मैं आपको देता हूं ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन, क्या देता हूं, सुदर्शन। ठीक, सुदर्शन। हम लोग जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन सा, यशपाल। कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन, यशपाल। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप बताइए हमें इसमें से कौन सा हमारा आंसर ठीक है। चलो बताओ प्यारे दोस्तों, सभी बच्चे हमको बताएंगे यहाँ पर
दोस्तों पूस की रात के जो हमारे लेखक हैं, जो कवि हैं हमारे दोस्तों, वो हमारे कौन से हैं बताओ? तो ये हैं दोस्तों कौन से? मुंशी प्रेमचंद्र। सवाल यहाँ पर ये है कि हमको केवल टिक नहीं लगाना है यहाँ पर, तो चलो ठीक है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं दोस्तों कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन और यशपाल, इनकी रचनाओं के भी क्या करना है दोस्तों? नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो याद रखना दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की एक कवि है, कवि बता रहा हूं मैं, जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है दोस्तों, कौन सा? कामायनी। कौन से दोस्तों? कामायनी। ये आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद की क्या है यहाँ पर प्यारे दोस्तों? महाकाव्य है। इनकी और भी बहुत सारे रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं, जैसे आंसू हो गया, झरना हो गया, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कौन सी? कामायनी। यह एक महाकाव्य है। प्रेमचंद्र की रचना है पूस की रात, ये कहानी है इनकी। और भी हैं, गबन है, गोदान है, दो बैलों की जोड़ी भी है, काफ़ी रचनाएं इन्होंने की हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सुदर्शन जी हैं, तो सुदर्शन की जो रचनाएं हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर, वो है हार की जीत। सबसे प्रसिद्ध रचना है प्यारे दोस्तों कौन सी? हार की जीत। हार की जीत ये है। ठीक, सुदर्शन की रचना हो गई दोस्तों हार की जीत हो गई। और यहाँ पर जो अगर आपको और मैं बताऊं तो यहाँ पर हार की जीत, पत्थरों का सौदागर। हार की जीत के अलावा है प्यारे दोस्तों कौन सा? पत्थरों का सौदागर। यहाँ पर प्यारे दोस्तों यशपाल जी हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है यशपाल। क्या लिखा है? यशपाल। तो इनका एक उपन्यास है दोस्तों, क्या? झूठा सच। यहाँ पर इनका एक उपन्यास है दोस्तों, क्या? झूठा सच। उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। ये जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना दोस्तों इसमें ज्यादा है। ठीक है, कौन सी है? झूठा सच। और भी दोस्तों रचनाएं इनकी हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इनकी और भी रचनाएं हैं, पिंजरे की उड़ान, अगर चाहो तो लिख सकते हो। यशपाल की एक और है कहानी है, वो है पिंजरे की उड़ान। ध्यान देना दोस्तों, जैसे मान लो अगर हम यही बात कर लें तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में अगर देखो यहाँ पर मैं बताऊं आपसे, तो जयशंकर प्रसाद की रचना आपको पता है कामायनी महाकाव्य है। चिंतामणि, यहाँ पर एक आपने देखा है रामचंद्र शुक्ल, तो इनकी रचना अगर चाहो तो आप लिख सकते हो दोस्तों चिंतामणि। चिंतामणि, ठीक, चिंतामणि है। रस मीमांसा है प्यारे दोस्तों, कौन सा है? रस मीमांसा। रस मीमांसा, ठीक, चिंतामणि हो गया प्यारे दोस्तों, रस मीमांसा हो गया। और क्या लिख सकते हो आप? हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कौन सा? हिंदी साहित्य का क्या है यहाँ पर? इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था आपको पता है? किसने लिखा था? यहाँ पर लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पर एक चीज और लिखा है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लिखा है यहाँ पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये जो यहाँ पर लिखा है मैंने चिंतामणि और रस मीमांसा दोस्तों, ये है हरिश्चंद्र जी की। किसकी है? हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। कौन कौन ये मानता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यहाँ पर रचना है चिंतामणि रस मीमांसा प्यारे दोस्तों? चलो बताओ। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है, जरूर ध्यान देना दोस्तों, वही है क्या आपका? चिंतामणि है, रस मीमांसा है, और भी इनकी बहुत सारी क्या है दोस्तों रचनाएं यहाँ पर हैं। ठीक, अब प्रेमचंद्र किया सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? प्रेमचंद्र की। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वो है यहाँ पर कौन सा? ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है सिंदूर की होली, ये नाटककार है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली, ये क्या है? नाटक है। क्या है दोस्तों? नाटक है। ये नाटककार कौन है? नाटककार, नाटककार कौन है प्यारे दोस्तों बताओ? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और क्या है दोस्तों? डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में मैं प्यारे दोस्तों आपको देता हूं जयशंकर प्रसाद। सीधे मैं लिखता हूं यहाँ पर केवल दोस्तों क्या? जयशंकर। क्या देता हूं यहाँ पर? जयशंकर देता हूं। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं, कौन सा? राम कुमार वर्मा। यहाँ पर लिखता हूं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। प्यारे दोस्तों तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा। ठीक, ध्यान से सुनना, लक्ष्मी नारायण मिश्रा प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर है हरि कृष्ण प्रेमी। चौथा ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी।
ठीक, ध्यान से सुनो इस चीज को। चारों ऑप्शन मैं आपके सामने क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, चारों ऑप्शन मैं आपके सामने क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि सिंदूर की होली, यही था सिंदूर की होली के नाटककार। तो दोस्तों ये हैं लक्ष्मी नारायण मिश्रा। तो जयशंकर प्रसाद की रचना मैंने बताया कामायनी, जो कि इनकी एक महाकाव्य है दोस्तों। यहां पर है राम कुमार वर्मा। दोस्तों जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, कौन सा है, राम कुमार वर्मा, बी वाला ऑप्शन है। तो इनकी एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें दीपदान। राम कुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, और क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज की आंखें हो गई, और क्या हो सकता है इसमें बताओ, और है दीपदान रूप रंग। ये सब इनकी क्या है दोस्तों, एकांकी है। क्या है इनकी, एकांकी है। क्या है इनकी, एकांकी है। इनकी एकांकी है। क्या है दोस्तों, इनकी एकांकी है। ठीक है, सब इनकी क्या है, एकांकी है दोस्तों। राम कुमार वर्मा भी हो गया, जयशंकर प्रसाद भी हो गया, और हरि कृष्ण प्रेमी यहां पर है दोस्तों। हरि कृष्ण क्या है, प्रेमी। तो रक्षाबंधन, जो हम लोग त्योहार मनाते हैं दोस्तों, रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन किसकी रचना है प्यारे दोस्तों, यहां पर हरि कृष्ण प्रेमी की। रक्षाबंधन हो गया, और क्या हो गया यहां पर बताओ, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति, और सबसे बड़ा यहां पर है दोस्तों रचना इनकी कौन सी, मित्र। कौन है दोस्तों, मित्र। मित्रता नहीं है, ध्यान देना, मित्रता नहीं, मित्र। ठीक, और रक्षाबंधन हो गया। ये सब किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, हरि कृष्ण प्रेमी की हैं। हरि कृष्ण किसकी हैं, प्रेमी की हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा। और चौथा क्वेश्चन क्या है, जरा ये भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन सीधे सीधे बोला गया है, रूप में 25 मास। चौथा क्वेश्चन है क्या, रूप में 25 मास। रूप में 25 मास, ये किसकी रचना है, रूप में, सॉरी रूप नहीं, रूस में है इसमें, रूस में 25 मास रचना किसकी है, ABCD। जल्दी जल्दी आप बताना। तो बताना है दोस्तों आपको क्या, यहां पर यात्रा, रूस की मास, यह है यात्रा व्रत। सबसे पहले ध्यान देना, ये क्या है दोस्तों, यात्रा व्रत। यात्रा व्रत, जब कोई लेखक या कभी यात्रा पे जाता था तो उसको हम लोग बोलते हैं उस रचना को यात्रा वृतांत। ये ध्यान देना। पहला डॉक्टर नगेंद्र, पहला ऑप्शन दोस्तों यहां पर लिखा है नगेंद्र जी। कौन है, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र हैं। यहां पर है प्रभाकर, यहां पर कौन है, प्रभाकर। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं बनाम गुलाब दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी, और यहां पर लिखा क्या है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक, राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों ये आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर बताना है। चलो, तो रूस में 25 मास जो यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, बताओ जल्दी से। इसके रचनाकार हैं कौन, रूस में 25 मास। तो ये है दोस्तों मेरे कौन, एक ही चीज है, एक ही ऐसे हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा हो गया, और यात्रा वृत्तांत जैसे यही लिखा है रूस में 25 मास। ऐसे रचनाएं केवल यही करते हैं कौन, राहुल सांकृत्यायन। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, और यहां पर दोस्तों एक नाम आ रहा है आपको सुनने में, ये राम वृक्ष बेनीपुरी, ये आपके कोर्स में भी हैं, ये आपके कोर्स में भी हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं दोस्तों पतितों के देश में, पतितों के देश में, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है प्यारे दोस्तों, पतितों के देश में। ठीक, ये इनका क्या है, यह भी पूछता है, पतितों, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ पतितों के देश में क्या है, ये क्या बताओगे, उपन्यास है। क्या है दोस्तों, उपन्यास है। इस बात का जरूर आप ध्यान में रखना। और भी अगर लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, क्या, चीता के फूल। प्यारे दोस्तों इन्हीं की एक रचना और है, कौन सा, चीता के फूल, चीता के क्या है दोस्तों, फूल। ठीक, ये किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की ही क्या है दोस्तों रचना है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या, चीता के फूल, दोस्तों ये इनकी क्या है, कहानी है। क्या है दोस्तों, इनकी ये कहानी है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सी, 5th की। उससे पहले हम लोग इसको रफ कर दें। ठीक, चलो
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5th। लिखा है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, ये है दोस्तों क्या, संस्मरण। पहला क्वेश्चन यही होगा, माटी हो गई सोना है क्या, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण। और किसका है दोस्तों ये बताओ, माटी हो गई सोना, ये किसकी रचना है प्यारे दोस्तों, माटी हो गई सोना। तो ये है दोस्तों यहाँ पर किसकी है, प्रभाकर। अब प्रभाकर का पूरा नाम क्या होगा, कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दोस्तों मैं जो अब ये ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा वो आपको केवल मैं यहाँ पर बोलूँगा बस, ठीक। यहाँ पर है दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी जी, यहाँ पर क्या है, देवेंद्र सत्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये 5th का है। यहाँ पर 5वें का जो हमारा सी है देवेंद्र सत्यार्थी, ये आपके कोर्स में पहली बात तो है नहीं, तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी और यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी है, ठीक। तो यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी हिम तरंगिणी। क्या है, हिम तरंगिणी है। और यहाँ पर जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इनकी जो रचना है प्यारे दोस्तों वो हमारी कौन सी है, रामवृक्ष बेनीपुरी। आप सबको मालूम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है वो है हमारा कौन सा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं नहीं लिखूंगा, मैं केवल आपको यहाँ पर अब बताऊंगा बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्यमान को कहा जाता है। रीतिकाल का अलंकृत काल किस विद्यमान को कहा जाता है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन हमारा 6 है दोस्तों, 6 है, 6 का होगा हमारा आंसर नंबर कौन सा दोस्तों, बी। यहाँ पर कौन से बी है, मिश्र बंधुओं ने। दोस्तों कौन, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रीतिकाल को अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने क्या बोला है, रीतिकाल को अलंकृत काल। क्या बोला है, अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है प्यारे दोस्तों, ठीक। यहां पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 7। और 7 है दोस्तों हमारा कौन सा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि की देन नहीं है। तो रीतिकालीन कवि किसके, कौन नहीं है इसमें बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी कृति, कौन सी ऐसी रचना है। पहली रचना दोस्तों यहाँ पर लिखा है कवि प्रिया। क्या लिखा है, कवि प्रिया, पहली है, ये ए है। दूसरी रचना प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिया है कौन सी, भाव विलास, भाव विलास, भाव विलास। तीसरी है प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिया है कौन सा, भवानी विलास, भवानी विलास, भवानी विलास। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका चौथा दिया है वो दिया है आप पर रस विलास। कौन सी है दोस्तों, रस विलास, ठीक। इसमें केवल आपको टिक लगाना है। और इसका क्वेश्चन क्या है दोस्तों 7वां का, कि निम्नलिखित में से, 7वें का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं। कवि देव की नहीं बताओ, इसमें कौन सी ऐसी रचना है। ये तीनों रचनाएं दोस्तों हमारी कौन सी है, कवि देव की। किसकी है, कवि देव की है। ये जो तीनों रचनाएं लिखी हैं, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जिनमें दोस्तों विलास विलास लिखा है वो कवि देव की हैं। तो कवि देव की रचना कौन सी नहीं प्यारे दोस्तों, तो कवि देव की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है बताओ, कवि प्रिया। तो कवि प्रिया फिर है किसकी रचना। अगर यहाँ पर दोस्तों कवि प्रिया रचना अगर कवि देव की नहीं है तो कवि प्रिया है किसकी रचना, तो दोस्तों ये रीतिकालीन की रचना है। कौन सी है, ये रीतकाल की रचना है। कौन सी प्यारे दोस्तों, रीतकाल की, रीतकाल की है। और इसके जो हमारे लेखक है दोस्तों वो है केशवदास। कौन है, केशवदास। अगर आपसे पूछे प्यारे दोस्तों कि कवि प्रिया किसकी रचनाकार है, कवि प्रिया रचनाकार कौन है, तो केशवदास बताना, और किस युग की है बता देना, या किस काल की है बताना, रीतिकाल की है, ठीक। दोस्तों यहाँ पर जो आपका 8वां आता है क्वेश्चन, वो है जो 8वां क्वेश्चन है, सुनना जरा ध्यान से। लिखा है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं। भारतेंदु युग की कौन सी विशेषता है जो नहीं है, तो भारतेंदु युग की विशेषता सुन लो, मैं बताता हूं, सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों, राष्ट्रीयता की भवानी, सामाजिक चेतना का विलास और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ये जो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी है, ये क्या है, ये है दोस्तों भारतेंदु युग के सभी क्या हैं, ये विशेषताएं हैं। लेकिन जो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये आपका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है।
ये आपका जो है भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। कौन सी? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। यहां पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किस चीज की? 9 की। तो 9 में लिखा है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन। तो याद रखना दोस्तों यहां पर लिखा है तार सप्तक। क्या लिखा है? तार सप्तक। इसको प्रकाशित किसने किया था 1943 में? ये किया था दोस्तों अज्ञेय। कौन किए थे? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय। अब अज्ञेय का पूरा नाम क्या बताओगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही तार सप्तक की रचना की थी दोस्तों। तो इसमें जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों 9 का क्या होगा? बी। ये राइट आंसर है। लेकिन इसके अलावा भी तो बताना है ना। तो तार सप्तक जो प्रकाशन है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो कब कब हुआ था जरा ये भी आप सुन लो दोस्तों। एक है 1943, एक है 1943, एक है दोस्तों 1951 और एक है आपका कौन सा? 1976। याद रखना 1943, 1951, 1976 तार सप्तक। 7 कवियों ने क्या किया था? इस रचना का प्रतिपादन किया था। तार सप्तक का प्रकाशन 7 कवियों द्वारा किया गया था। तो यह है क्वेश्चन दोस्तों कौन सा? आपका 9। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस चीज की? 10th की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी? 10th की। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कैसा है और क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है, क्या है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है दोस्तों? यहां पर लिखा है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा ये रचना किसकी है? तो याद रखना ये जो रचना है राम की शक्ति पूजा दोस्तों, तो ये है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों निराला। तो निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? आपका ए राइट हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ लोग और हैं तो उनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे दोस्तों इसमें है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। लेकिन यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं को हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इनकी रचना है दोस्तों याद रखना पथिक और कौन सी होगी? कविता कौमुदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जो ऑप्शन नंबर में है ये है पथिक या फिर कविता कौमुदी। इनकी दोनों रचनाएं हैं। ठीक प्यारे दोस्तों ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। यहां पर लिखा है हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। आपको बताना है इसमें कौन सी रस की प्राप्ति हुई। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों वीर रस। बताओ यहां पर लिखा हूं, मैं लिख देता हूं आपके सामने पहला वीर रस, वीर रस। ऑप्शन नंबर बी लिखता हूं दोस्तों इसमें कौन सा? करुण रस। बताओ करुण रस। और ऑप्शन नंबर सी लिखता हूं मैं दोस्तों सिंगार रस। बताओ सिंगार हो गया। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यहां पर कौन सा? हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस। दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन को पढ़ना। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। आपको हंसी आ गई। ये चीज सुन के आपको हंसी आ गई। कोई मोटा व्यक्ति है, गाल मोटे मोटे ये है, नाच रहा है, पेट हिल रहे हैं, ऐसा वैसा है, तो आपको क्या आती है? हंसी आती है। जब भी हंसी आती है प्यारे दोस्तों तो वहां पर होता है आपका कौन सा? हास्य रस। याद रखना हास्य रस क्या होता है बताओ? जहां पर हास नामक स्थायी भाव विभाव क्या हो? शोक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहीं पर हमारी होती है हास्य रस की प्राप्ति। हाँ, यानी हंसने वाली चीजें। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 11 का ऑप्शन नंबर डी। तो लेकिन वीर रस का उदाहरण बताओ। वीर रस जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव क्या हो आपस में, जहां पर कौन सा? देखो वीर रस का स्थायी भाव मैं बताता हूं। वीर रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह। करुण रस का दोस्तों होता है स्थायी भाव क्या? शोक। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है प्यारे दोस्तों कौन सा? हास्य। उत्साह। उदाहरण सुन लो, वीर रस का उदाहरण देखो।
चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जहां पर जोश आए, वीर रस आए, वीर आए, वीरता की बात की जाए तो वहां पर वीर रस होगा। दोस्तों यहां पर लिखा है करुण रस, यानी करुण का मतलब होता है शोक, करुणा का मतलब होता है रोना, यानी शोक, किसी के शोक में। ठीक, तो दोस्तों इसका कह सकते हो मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहां पर होगा करुण रस, यानी जहां पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो। प्यारे दोस्तों अब आता है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है बताओ? जहां पर रति नामक स्थायी भाव, रति का मतलब होता है श्रृंगार करना। तो जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये हो गया श्रृंगार रस का उदाहरण। हास्य रस का मैंने बताया कि इसमें, इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूं, मोदक लेकर नाचता थुलथुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगे हंसते शिवा सुरेश। ठीक, तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है उस काल मारे क्रोध के, ये इसमें एक चौपाई दोहा जो भी है पहचानना है आपको। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो मैं ऑप्शन देता हूं दोस्तों यहां पर ए बी सी और कितना डी। ए वाला ऑप्शन है प्यारे दोस्तों उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक, उपमा अलंकार। बी वाले में है प्यारे दोस्तों कौन सा? रूपक। बी वाले में है रूपक। सी वाले में है उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा। और डी वाले में है दोस्तों कौन सा? श्लेष अलंकार। कौन सा है प्यारे दोस्तों? श्लेष अलंकार। ठीक, अब देखो यहां पर पूछा क्या था दोस्तों आपसे? इसमें पूछा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जहां पर भेद आरोप हो रहा हो, जहां पर भेद का, जहां पर उपमेय में उपमान का क्या हो? भेद रहित आरोप होता है। क्या होता है दोस्तों? भेद रहित आरोप होता है। तो वहां पर एक ही होता है, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सवाल है उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों? उपमा अलंकार, उपमा मतलब होता है जहां पर उपमेय में उपमान की क्या हो दोस्तों? तुलना की जा सके। जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जा सके, उसका मतलब क्या होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण अगर इसका दोगे दोस्तों तो क्या दोगे आप बताओ? इसका उदाहरण दोगे दोस्तों, पीपर पात सरस मन डोला। जो मन है उसकी उपमा किससे की गई? उसकी तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। किसकी? पीपल के पत्ते से। प्यारे दोस्तों यहां पर आता है रूपक अलंकार। तो रूपक का मतलब होता है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित क्या हो दोस्तों? आरोप हो। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण दोगे तो क्या दोगे बताओ? चरण कमल बंदो हरि राई। यहां पर जो चरण है, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है वो कमल के पुष्प के भांति बताया गया है। तो इसमें भेद रहित क्या है? आरोप हो रहा है दोस्तों। तो यहां पर अब आते हैं दोस्तों एक और बता, श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। जिसमें श्लेष अलंकार का मतलब होता है दोस्तों जिसमें एक शब्द का प्रयोग दो या दो से इसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार हुआ हो, या ऐसे मानो कि यहां पर दोस्तों एक ही जो शब्द हो बार बार हुआ हो, एक ही शब्द क्या हो? कई बार आया हो, पर उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। एक शब्द कई बार आया हो, उसका अर्थ भी क्या हो? अलग अलग। जैसे क्या होगा दोस्तों? इसमें हमको बताना है श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। पानी, अब पानी यहाँ पर 2 बार यूज हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों हम लोग कौन सा? 13 में क्या है बताओ? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी, बरबदन करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा हमारा क्या है? छंद है। तो दोस्तों यहां पर लिखा है सोरठा। पहला ऑप्शन है सोरठा ए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें कौन सा? दोहा। और दोस्तों यहां पर तीसरा ऑप्शन जो है वो है आपका कौन सा? रोला। और यहां पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो है कुंडलियां। ठीक, क्या है? कुंडलियां। तो दोस्तों यहां पर जो लिखा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बरबदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ठीक, याद रखना यहां पर होगा दोस्तों आपका कौन सा? सोरठा। कौन सा छंद होगा दोस्तों? सोरठा छंद होगा। और सोरठा छंद का मतलब होता है दोहे का उल्टा। ठीक,
ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दोहा जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु स्वरूप हो। ठीक, डिटेल में किसी दिन मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है दोस्तों रोला और यहाँ पर आता है कुंडलियां। ये आपके लिए क्या है दोस्तों, होमवर्क है और आप इसको क्या करोगे, बताओगे। ठीक, चलो अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम बात करेंगे 14 का। इससे पहले हम लोग इसको रफ कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, ए था। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो सुमिरत सिद्धि होई गन्नायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास गुण शुभ या शुभ गुण सदन। इसके अलावा और भी हो सकता है दोस्तों, कौन सा, रही मन मोहि न सुहाय अमेय मियावत मान बिन जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। यह है प्यारे दोस्तों हमारा कौन सा, सोरठा छंद का उदाहरण है। और दोहे का तो बहुत है, चौपाई का बहुत है। ठीक, निम्नलिखित में से किन शब्द में अनु उपसर्ग, देखो यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्यारे, यहाँ पर 14 है, कह रहा है कि किसमें अनु, किसमें लिखा है अनु उपसर्ग आया है। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब दोस्तों जो कोई भी शब्द लिखा हो उसके पहले वाले अक्षर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और क्या है दोस्तों डी। यहाँ पर देख लो अनुकरण, क्या लिखा है अनुकरण, अनुकरण। ऑप्शन नंबर बी दिया दोस्तों यहाँ पर क्या, अनुशासन, अनुशासन। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ये बी था, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर बी है। सी क्या है यहाँ पर, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। और डी क्या है दोस्तों यहाँ पर, अनुवाद, अनुवाद। ठीक, चलो देखो यहाँ पर बोला है, ध्यान सुनना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों देखो अनुकरण, अनुकरण अगर इसको लिखोगे अनुधन करण इसमें है, इसमें क्या है दोस्तों, अनुकरण का इसमें उपयोग हुआ है, इसमें उपयोग हुआ है। यहाँ पर लिखा है अनुशासन, अनुधन शासन, क्या है अनुधन शासन। ठीक, इसमें भी क्या है अनु का उपयोग किया गया उपसर्ग का। दोस्तों यहाँ पर लिखा है अनुवाद, अनुवाद, अनुधनवाद, अनुवाद, सीधे अर्थ दोनों के बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है दोस्तों अनुत्तीर्ण, इसको लिख सकते हैं क्या, अनधन उत्तीर्ण, अनधन यानी अन प्लस उत्तीर्ण। यहाँ पर अन है हमारा, क्या है अ जो है अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ना कि अनु का। तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा, अनु उपसर्ग यहाँ पर नहीं है, नहीं है। किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनु उत्तीर्ण में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 15 की। 15 क्या है यहाँ पर, नीलकंठ शब्द में प्रयुक्त। यहाँ पर लिखा है दोस्तों नील, नीलकंठ में, नीलकंठ में ए बी सी और यहाँ पर क्या है डी। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में समास बताना है प्यारे दोस्तों। तो पहला समास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बताओ, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास, द्वंद्व। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, बहुब्रीहि। कौन सा है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहु कौन सा दोस्तों यहाँ पर, बहुब्रीहि। और सी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है द्विगु, द्विगु। और जो लास्ट वाला है दोस्तों वहाँ पर हमारा है कौन सा, अव्यवी, अव्यवी भाव समास, अव्यवी भाव समास। यहाँ पर आपको बताना है नीलकंठ में। तो दोस्तों नीलकंठ में जो समास का उपयोग, नीला है कंठ जिसका, यहां पर भगवान से पूछा गया, जिसमें प्रश्न किया जाए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव, इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो क्वेश्चन का मतलब हो गया हमारा कौन सा, बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि। जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं दोस्तों, इंग्लिश सेकंड और हिंदी सेकंड का जब मैं बनाऊंगा तो सारी इंग्लिश सेकंड के हर एक चीज में क्या कर दूंगा, उसमें व्याख्यात्मक डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक दोस्तों, चलो यहां पर हमारा आता है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ यहां पर जो लिखा है प्यारे दोस्तों, बादल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 16। ये पर्याय बतानी है, क्या बतानी है, पर्याय आपको, ए बी सी और डी। यहां पर लिखा है दोस्तों कौन सा, नीरद, नीरद, नीरज नहीं लिखा, ध्यान देना, नीरद। फिर लिखा अम्बुद, अम्बुद। फिर लिखा है दोस्तों यहां पर कौन सा, जलद, जलद ना कि जलज। फिर लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जलज। अब देखो एक चीज और, बादल का पर्यायवाची जब भी पूछा है दोस्तों, यहां पर लिखा है नीरद, जिसमें लास्ट में द आए,
जिसके लास्ट में द वाला शब्द आए, सॉरी द वाला वर्ण आ जाए, समझ जाना दोस्तों हमारा वो किसका है, बादल का। नीरद बादल का है, अम्बुद बादल का है, जलद बादल का है। ठीक, द जिसमें आ रहा है, लेकिन इसे एक लिखा है जलज। दोस्तों यहाँ पर लिखा है जलज, जल में जो उगता हो, क्या हो सकता है वो, जो जल में खिले, जलज कमल। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, जलज। यही है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कह रहा है दोस्तों युष्मद। युष्मद का जो अर्थ होता है मैं आपको बताता हूं। युष्मद का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है तुम। क्या होता है, तुम। तो यहां पूछा युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन बताना है। क्या, तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन बताना है। और यहां पर मैं आपको देता हूं ऑप्शन ए, बी, सी और कितना दोस्तों, डी। पहला लिखा युवाम, युवाम। अगर इसकी हिंदी बता दूंगा तब तो बता ही दोगे। एक लिखा है त्वा, क्या लिखा है दोस्तों, यहां पर लिखा है त्वया, त्वया। सी लिखा है त्वत, त्वत। और डी लिखा है तुभ्यम। ठीक, आपको बताना क्या है यहां पर, युष्मद का तृतीय एक वचन, युष्मद का तृतीय एक वचन बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बी का मतलब होता है त्वया। क्या होगा, त्वया। ये होगा युष्मद का तृतीय एक वचन, त्वया होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर, और 18 जो है वो हमारा है क्या, आंधी आई। ध्यान सुनना, आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे, इसमें कौन सा, इसके आधार पर वाक्य का बताओ प्रिया। दोस्तों यहां पर लिखा है पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ध्यान देना, आंधी आई। दोस्तों यहां पर आंधी आई बीच में लिख गया और, यहां पर आंधी आई और हम घर भागने लगे, यानी एक तरफ है आंधी आई और फिर जो और का मतलब होता है दोस्तों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और का जो और का मतलब होता है यहां पर कि दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन करता है, और। तो दो शब्दों का जोड़ना, और जोड़ने की जो भाषा होती है उसमें हिंदी में, उसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों संयुक्त। क्या बोलते हैं, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, संयुक्त का मतलब होता है योग। तो ध्यान देना, जब भी कभी दो भाषाओं को जोड़ा जाए उसमें एक ही हमारा क्या होगा, वाक्य का प्रयोग होता है दोस्तों, कौन सा, संयुक्त वाक्य। और यह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, यहां पर सी में। किसमें है, सी में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पर कौन सा, 19 का। और 19 में लिखा है क्या, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इसमें क्या है, इसको पढ़ के ही आपको लग रहा है दोस्तों यहां पर कौन सा, मैं लिख देता हूं कर्तव्यवाच्य, कर्तव्यवाच्य ए में, और दोस्तों बी यहां पर ऑप्शन मैं देता हूं आपको कर्मवाच्य, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। सी मैंने दिया है आपको कौन सा, भाववाच्य, भाववाच्य या भाववाच्य जो भी है। और डी दोस्तों जो हमारा होता है वहां पर लिखा है कौन सा, कोई नहीं। क्या, कोई नहीं। ठीक, कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन सुन लो, महात्मा बुद्ध ने, यहां तक तो ठीक, लेकिन फिर उन्होंने लिखा है विश्व शब्द का प्रयोग किया है, विश्व को शांति का संदेश दिया है, यानी इस पर क्या किया है, अपने भाव प्रकट किए हैं। क्या किया है दोस्तों, इस विषय पर महात्मा बुद्ध ने विश्व को अपना क्या किया है, अपना भाव प्रकट किया है। और उनका भाव क्या था कि विश्व को शांति का संदेश, यानी विश्व में शांति बनाए रखना। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाच्य। कर्मवाच्य, बिल्कुल, कर्म का मतलब जब कोई कर्म किया जाए, कहीं पर कोई कार्य किया जाए। और कर्मवाच्य मतलब किसी के द्वारा बोला जाए। और भाववाच्य का मतलब होता है जब किसी की प्रति कुछ वहां पर क्या हो, आपको मतलब अपने ओर से कुछ संदेश दिया जाए, तो वहां पर होता है हमारा कौन सा, भाव। और यहाँ पर कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। वह अचानक चला गया, ये मैंने आपको बताया है, ध्यान देना इस चीज को। वह अचानक चला गया, इसमें कौन सा, अच्छा अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है, अचानक क्या है यहाँ पर, देखो वह का मतलब हम किसको कहते हैं बताओ, संज्ञा या सर्वनाम को, सर्वनाम को या संज्ञा को, किसी नाम को हम लोग सर्वनाम और संज्ञा कहते हैं। ठीक, वस्तु, जगह या किसी इंसान का, प्राणी, जीव जिसका भी नाम होता है वो संज्ञा होती है। ठीक, और ध्यान देना यहाँ पर लिखा है कि अचानक, अचानक शब्द में जो है हमारा कौन सा इसमें अर्थ होगा बताओ, तो अचानक जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है क्रिया
विशेषण। जब कोई चीज़ अचानक किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिया विशेषण, यानी कोई क्रिया किया जा रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अचानक से चला जाऊँ, मतलब पढ़ा रहा था और मैं चला गया अचानक से। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कोई किसी कार्य, कोई इमरजेंसी कार्य था, कुछ काम था और मैं तुरंत चला गया, ठीक। तो इसमें आपको क्या होगा, क्रिया विशेषण दोनों एक साथ आएंगे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा, सी। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हमारा है सी, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। ये तो दोस्तों ये रहा हिंदी का सेट नंबर 1 2024 का। बिल्कुल चारों ऑप्शन डिटेल में मैंने क्या किया है, आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों में, भाई बहनों में जरूर शेयर करना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।